हेलो एवरीवन। क्लास 10th की हिस्ट्री का पहला चैप्टर है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि नेशनलिज्म होता क्या है। देखो, नेशनलिज्म एक ऐसी भावना होती है जो हमें महसूस कराती है कि देश सबसे पहले है। नेशनलिज्म का सिंपल मतलब होता है कि आप अपने देश से कितना प्यार करते हो, उसको कितनी इम्पोर्टेंस देते हो। तो हमारे चैप्टर का नाम है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। क्या नेशनलिज्म यूरोप में ही जन्म लिया था? क्यों यूरोप को यहाँ पर लिखा गया है? क्या कोई दूसरी कंट्री में नेशनलिज्म नहीं था? क्या इंडिया में नेशनलिज्म नहीं था? तो क्यों सबसे पहले हम यूरोप को पढ़ रहे हैं? तो यूरोप में नेशनलिज्म समझने से पहले हम ही समझते हैं कि यूरोप है कहाँ पर। तो ये है हमारा वर्ल्ड। यहाँ पर अलग अलग कॉन्टिनेंट्स है, जैसे नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया और यूरोप। इसको हम थोड़ा सा और जूम इन करते हैं। तो इधर साइड पर है हमारा एशिया और यहाँ पर है हमारा यूरोप, और यूरोप को हम और ज़्यादा जूम करते हैं। तो ये पूरा एरिया हमारा यूरोप का है जो रेड वाले बाउंड्री के अंदर है, और इसके अंदर अलग अलग कंट्रीज़ हैं। तो हम क्यों यूरोप में नेशनलिज्म को पढ़ते हैं? क्योंकि यूरोप ही एक ऐसा एरिया था जहाँ पर सबसे पहले नेशनलिज्म आया था। देखो, क्या था कि जो दुनिया की सारी कंट्रीज़ है ना, ऑलमोस्ट उसमें राजा का शासन था। यूरोप में भी ऐसा ही था, लेकिन जो यूरोप के लोग थे इन्होंने ही सबसे पहले ये सोचा कि हम राजा को क्यों रखें। राजा हम पे जुल्म करता है, इतने सारे टैक्सेस बढ़ाता है, कोई सुविधाएं नहीं देता है, तो क्यों एक राजा होना चाहिए किसी कंट्री में। और क्यों ना हम अपना एक ऐसा देश बनाए जहाँ पर सब बराबर हों, जहाँ पर सबको इक्वल राइट्स मिले। तो ये जो फीलिंग है, ये जो थॉट है, सबसे पहले यूरोप की कंट्रीज़ में आता है। और यूरोप में भी सबसे पहली कंट्री जहाँ पर ऐसा होता है वो है हमारा फ्रांस। उसके बाद फ्रांस को देखकर ही बाकी कंट्रीज़ में भी नेशनलिज्म की फीलिंग बढ़ी। उन्होंने भी अपने अपने देश से राजाओं को हटाया और खुद ही एक डेमोक्रेसी गवर्नमेंट वहाँ पर बनाई। इसलिए हम यहाँ पर यूरोप को पढ़ते हैं, क्योंकि यूरोप ही वो एक एरिया था, वो कॉन्टिनेंट था जहाँ पर नेशनलिज्म सबसे पहले आया। यहीं पर जो मोनार्की थी, राजाओं को शासन था, वो हटाया गया और डेमोक्रेसी लाई गई। तो इसलिए आपकी चैप्टर का नाम है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर को अलग अलग हिस्सों में डिवाइड किया गया है। तो इसके पहले सेक्शन में हम फ्रेंच रेवोल्यूशन को पढ़ेंगे। जैसे कि मैंने बताया कि फ्रांस ही वो सबसे पहली कंट्री थी जहाँ पर नेशनलिज्म आया, तो इसलिए हम यहाँ पर ये देखेंगे कि वहाँ पर कैसे रिवोल्ट हुए और किस तरीके से वहाँ पर डेमोक्रेसी आई। इसकी जो सेकंड सेक्शन है, इसमें हम ये देखेंगे कि यूरोप में नेशनलिज्म आया किस तरीके से, इसकी प्रोसेस क्या थी, किन लोगों ने नेशनलिज्म को बढ़ावा दिया, इसमें भाग लिया, लिबरल नेशनलिज्म का क्या मतलब होता है और लोग इसको अलग अलग तरीके से कैसे इंटरप्रेट करते हैं। एक नया कंजर्वेटिज्म आता है और अलग अलग रेवोल्यूशन होते हैं पूरी यूरोप में। थर्ड सेक्शन में एज ऑफ रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, जहाँ पर अलग अलग तरीके से हमें रेवोल्यूशन के बारे में बताया गया है और किस तरीके से हम लड़ाई ना करके भी किसी कंट्री को ज़िंदा रख सकते हैं। रिवोल्ट के रीज़न क्या क्या रहे और किस तरीके से लिबरल्स ने रिवोल्ट किया। फोर्थ वाले सेक्शन में हम कुछ केस स्टडीज़ को देखेंगे, जैसे जर्मनी और इटली। ये कैसे जो अलग अलग एरिया थे, अलग अलग राजाओं के शासन के अंदर थे, किस तरीके से इन्होंने अपने आप को कंसोलिडेट किया और एक कंट्री बनाया। और इसमें हम ब्रिटेन के बारे में भी पढ़ेंगे। फिफ्थ में हम ये देखेंगे कि किस तरीके से एक नेशन को देखा जाता है। सिक्स्थ में हम ये देखेंगे कि नेशनलिज्म और इम्पीरियलिज्म क्या होता है। तो आज हमने सिर्फ चैप्टर 1 का इंट्रोडक्शन पढ़ा। हमने ये समझा कि नेशनलिज्म क्या है, क्यों यूरोप में सबसे पहले आया, क्यों हम यूरोप को ही सबसे पहले पढ़ते हैं। तो इसके नेक्स्ट पार्ट में हम चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। टिल देन टेक केयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।